कैसे हैं आप सब बच्चों। उम्मीद है पहले की तरह मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग 8वां चैप्टर इस समय पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का। ठीक 4 वीडियोस हमने देखे हैं, ये 5वां टॉपिक है, 5वां वीडियो है इस चैप्टर का और बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं वो आपको लोकल लेवल पे मिल जाएंगी। मैक्सिमम चीज़ें आपके आसपास जुड़ी हुई मिल जाएंगी। अगर आप जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि रखते हैं या ग्रामीण अंचलों से जुड़े हुए हैं, मोस्टली लोग ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए होते हैं और अगर उससे जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें अपने इर्द गिर्द आसपास मिल जाएंगी। और जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऐसा ही है, गांव से जुड़ा हुआ है। और वैसे भी आप जानते हैं कि भारत में ग्रामीण समुदाय का और ग्रामीण समाज का कितना महत्व है। गांव वो चीज़ जहाँ शुद्ध ताजी हवा, फल सब्जियां और दूध फ्रेश मिल जाता है। क्या कहना, आइए गांव के बारे में देखते हैं। तो पहले हम चैप्टर का नाम देखेंगे, इतिहास है 12th पाठ आपका है 8। ठीक, चैप्टर का नाम है कृषि समाज व मुगल साम्राज्य। कृषि समाज व मुगल साम्राज्य। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। इसमें हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं, आज 5वां टॉपिक है। पढ़ना है ग्रामीण समुदाय। ठीक, समुदाय का मतलब गांव में रहने वाले लोग, चाहे वो जाति में, धर्म में, किसी भी आधार पर, आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर बटे हुए हों, लेकिन सबको हम एक तरह से समुदाय मान लेते हैं। किसका समुदाय? मानव समुदाय। ठीक, अब आइए हम लोग गांव की तरफ चलते हैं, ग्रामीण। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए आप एक गांव में टहलने गए हैं, तो जब गांव में एंट्री करेंगे, अगर उसके बारे में कुछ नहीं जानते तो पूछेंगे यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमको गांव के बारे में बता सके। गांव से क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, कब से ये गांव बसा हुआ है, आप लोग मूल निवासी हैं या कहीं से विस्थापित, तो ये सारी जानकारी मोस्टली वहां पर कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जिसको होगी। ठीक, और वह व्यक्ति जो वहां पर सब में थोड़ा सा विशेष होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, जानकारी रखता होगा, वो संभवतः वहां का मुखिया भी हो सकता है, प्रधान भी हो सकता है, मतलब एक जिम्मेदार व्यक्ति आप तलाशेंगे जब भी उस गांव में एंट्री करेंगे। तो हम लोग मान लीजिए एक गांव में जा रहे हैं और वहां के बारे में देखना है हमको। तो सबसे पहले गांव में उस समय क्या होता था? मुखिया होता था। कब? 16वीं 17वीं सदी की बात हो रही है। 16वीं 17वीं सदी की बात हो रही है। गांव में क्या होता था? मुखिया होता था। ये जो गांव होता था, ग्रामीण समुदाय होता था, मुख्य घटक, घटक मतलब ये कि जैसे वो चीज उसमें से निकल जाए तो अस्तित्व में कमी आ जाए, उसकी उपलब्धता में कमी आ जाए। जैसे क्या कहते हैं, गांव जो है उसके मुख्य रूप से 3 घटक थे। यानी 3 मुख्य रूप से वहां से 3 तरह के लोग या 3 वस्तुएं या 3 चीजें या कुछ भी कर लीजिए, 3 टाइप्स ऑफ पीपल्स पाए जाते थे वहां पर, जिनसे मिलकर बना होता था। वो होते थे नंबर 1 खेतीहर किसान। ठीक, खेतीहर किसान होते थे। नंबर 2 पंचायत और गांव का मुखिया। ये 3 घटक होते थे जिनसे मिलकर वो गांव बना हुआ होता था। जब आप किसी गांव में उस समय एंट्री करते तो आपको वहां पर कृषक मिलता, पंचायत मिलती और मुखिया मिलते। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारा ग्रामीण समुदाय का परिचय, यानी किसी गांव में एंट्री करने पर हमको ये 3 तरह के लोग वहां पर मिलेंगे। सबसे पहले जिनकी हम पहचान उनके कार्य के आधार पर कर सकते हैं। जो मुखिया होगा भाई वो वहाँ के जो भी मामले होंगे, विवाद होगा, जो भी होगा उस पर निर्णय
उसकी सहमति, उसके आदेश, उसके फैसले, वो सारी चीजें वो करेगा। पंचायत वहाँ की मैनेजमेंट सिस्टम को देखेगा। मान लीजिए आपदा आ गई है, बीमारी फैल गई है, तो वैसी चीजों में आपसी सहयोग बढ़ाना, लोगों की मदद करना, ये काम पंचायत है। और खेतीहर किसान कृषि कार्य करके उत्पादन देगा और वहां पर रहने वाले जो निवासी हैं वो उनसे अपना भरण पोषण करेंगे। ये होता है गांव का परिचय। अब आगे जब हम देखते हैं तो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत अगली हेडिंग आती है जाति और ग्रामीण माहौल। जाति और ग्रामीण माहौल। माहौल क्या होता है? मतलब वातावरण। अब वातावरण एक तो टेम्परेचर, एक मतलब नेचुरल वातावरण हो गया, और एक वातावरण होता है कि गांव का वातावरण कैसा है, मतलब लोगों का रहन सहन, बर्ताव, एक दूसरे के प्रति जो चीजें हैं वो कैसी हैं। तो जाति प्रथा के कारण, जाति प्रथा के कारण जो किसान थे, किसान कई समूहों में बटे थे। जाति प्रथा होने के कारण किसान कई समूहों में बटे हुए थे। जैसे किसान है लेकिन इसमें जातियां हैं, जाति में उच्च, मध्यम हो गई या निम्न जाति के लोग। मध्यम हटा दीजिए तो निम्न जाति के लोग, तो ये एक अपना अलग परिवेश बना लेते हैं, इनका एक अपना अलग वातावरण होता है, इनका एक अलग परिवेश होता है। ठीक, मतलब ये दोनों अपने अपने समूह के हिसाब से अपना अपना पूरा सिस्टम सेटअप बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो क्या हुआ, जातियां बहुत थी, जातियां बहुत थी, इस कारण समूह भी बहुत सारे थे, किसान अलग अलग समूहों में बटे हुए थे उस समय। आइए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ ही निम्न समझे जाने वाले लोग, निम्न समझे जाने वाले लोग मजदूरी करते थे। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। अब इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें हम पहले हमने गांव का परिचय प्राप्त किया, फिर आगे जब बढ़े हमने तो देखा कि गांव जो है वो जातियों में बटा हुआ है, और इन जातियों के कारण गांव का जो माहौल है वो कैसा बनता है, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो जाति के कारण, जाति व्यवस्था के कारण किसान अलग अलग समूहों में बटे हुए थे। साथ ही साथ जो निम्न जाति के लोग होते थे, जो समझे जाते थे निम्नतर, वो मजदूरी का कार्य करते थे। ठीक, इतना आया। अब इसी के साथ जो इस्लाम धर्म में है, इस्लाम में उसमें भी कार्य के आधार पर उच्च और निम्न होते थे लोग। हलाल खुरान, हलाल खुरान, ठीक, ये कार्य करने वाले लोग जो होते थे वो निम्न समझे जाते थे। ठीक है, निम्न जाति के समझे जाते थे। हलाल खुरान मतलब कंफ्यूज नहीं होना, मेहतर का कार्य, मेहतर का कार्य समझ गए होंगे। साथ ही साथ उस समय, ये तो हो गई उत्तर भारत की बात, उत्तर भारत में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें निम्न कार्य करने वाले, मेहतर का कार्य करने वाले लोग निम्न समझे जाते हैं, और इन्हें मजदूरी आदि कार्यों तक ही रखा जाता है। इस्लाम धर्म में हलाल खुरान यानी मेहतर का कार्य करने वाले लोग सब निम्न समझे जाते हैं। वहीं बिहार में उस समय बिहार में मल्लाह जादों, कहते नहीं है शहजादा, ऐसे मल्लाह जादों को निम्न समझा जाता था। ठीक, मल्लाह जादा मतलब नाविक, यानी नाव चलाने वाला,
नाव चलाने वाले यानी कि नदियां बह थी, पुल वगैरह नहीं होते थे जैसे अभी भी होते हैं, उस तरह नहीं होते थे। तो मल्लाह लोग होते थे, वो इस किनारे से आपको ले जाके उस किनारे पे उतारेंगे, उधर से आने वालों को इस किनारे, मतलब वो नदी पार करवाते थे, अपनी नाव रखते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। तो ऐसे लोगों को भी बिहार में निम्न कोटि का समझा जाता था 16वीं और 17वीं शताब्दी में। ठीक, 16वीं 17वीं शताब्दी में ग्रामीण समुदाय का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो कैसा है? विभाजित है, बटा हुआ है, लोग जातियों में बटे हैं और जातियों के कारण कृषक भी अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो निम्न कार्यों को करती हैं, उन्हें निम्नतर माना जाता है और समाज में सामाजिक सम्मान उन्हें नहीं प्राप्त है। आज के आधुनिक समय में इन्हें दलित घोषित किया गया है। ठीक है, उस समय बाद में सामाजिक आंदोलन चलते हैं, आजादी के दौरान कई कार्यक्रम चलते हैं, महात्मा गांधी बड़ी भूमिका निभाते हैं, अम्बेडकर भूमिका निभाते हैं और उसके बाद इन्हें समाज में स्थान मिला, समाज में इनको सम्मान मिला, ये सारी चीजें बात की होती हैं। लेकिन उस समय इन्हें जातीय और कार्य के आधार पर विभाजित किया गया होता, बांटा गया था और उसी से इस ग्रामीण समुदाय का जो माहौल था वो विभाजित हुआ करता था, यानी बटा हुआ होता था। इसके बाद आगे हम जब बढ़ते हैं तो ग्रामीण समुदाय में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी वो थी पंचायत की। ये तो हमने इनका वातावरण देखा कि यानी कि यहाँ लोग कैसे हैं, कैसे लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ उनमें विभाजन है किन कारणों से है, यानी कार्य के कारण विभाजन है उनमें जातीय आधार पर। अब आगे हम देखेंगे पंचायत की व्यवस्था। हमने गांव का परिचय प्राप्त कर लिया, अब देखते हैं पंचायत और मुखिया। पंचायत और मुखिया, ठीक भाई, जब गांव में हम जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए वहां की पंचायत है या मुखिया है तो इनका परिचय प्राप्त होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो पंचायत होती, सॉरी, जो मुखिया और पंचायत का जो समीकरण है जो होता था, तो पंचायत सामान्यतः गांव के बुजुर्गों का जमावड़ा था, यानी गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे कार्यों में लगे हैं, उनकी अवस्था वैसी नहीं रह गई कि वो परिश्रम के कार्य कर सके, तो वो ग्रामीण व्यवस्था का जो नीति निर्माण का काम है, जो सामाजिक दायरा मेंटेन करने का काम है, सामाजिक सामंजस्य बनाना, सहयोग की भावना या जो भी चीजें हैं, यानी गांव में वातावरण को शुद्ध करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का जो भी काम है वो सब कौन करता है कि वो बुजुर्ग लोग करते हैं। बुजुर्ग होने के कारण उनके लोग अधिकांशतः बात मानते भी हैं। कोई नया लड़का होगा तो शायद लोग बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई उम्रदराज व्यक्ति है तो उसका कहना लगभग गांव में सभी मानेंगे। तो ये पंचायत जो होती थी सामान्यतः बुजुर्गों का जमावड़ा होता था और इस जमावड़े में गांव के महत्वपूर्ण लोग पदाधिकारी होते थे। भाई जैसे मान लीजिए गांव में 200 बुजुर्ग हैं, सपोज दैट 200 बुजुर्ग 200 बुजुर्ग हैं। अब ऐसे में सबकी बात मानना, सबकी सहमति ले पाना मुश्किल हो जाएगा। किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है, मतभेद मतलब विचारों में भेद हो जाना, यानी अलग अलग विचार होना, मतभेद हो सकता है, सिंपल सा है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि इसमें से कुछ लोग हों, जैसे मान लीजिए 5 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, ठीक, लिमिटेड नंबर्स ऑफ बुजुर्ग, ठीक, लेकर के उनको उसका पदाधिकारी बना दिया गया। अब क्या है, ये पदाधिकारी जो है अपने ग्रुप में विशेष स्थान रखने लगे। अब क्या होगा कि इनकी बात सबको माननी है। 200 में निर्णय लेने में समस्या होती, किसी मुद्दे पर 5, 10 या 15 लोगों से मत ले लेना, निर्णय ले लेना आसान हो जाता है। ठीक, तो ऐसे होता था कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण लोग होते थे, आर्थिक रूप से संपन्न होते थे, पैतृक संपत्ति अच्छी होती थी, मतलब जो किसी की कभी मदद करने की इच्छा रख सकते हो या रखते हो या करते हो कभी, उनको इसका पदाधिकारी बना दिया जाता था। इसमें सामान्यतः लगभग सभी जातियों के लोग होते थे।
ठीक, सभी जातियों के लोग होते थे। अब ये स्पष्ट हो गया कि पंचायत है, पंचायत गांव के बुजुर्गों का जमावड़ा होता था। उन बुजुर्गों में से कुछ पदाधिकारी होते थे जिनकी बात सबको माननी होती थी, और ये जो पदाधिकारी होते थे उनमें लगभग सभी जातियों के लोग होते थे और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता था, जिनकी गांव में थोड़ी सी हनक होती थी। कहने का मतलब ये है, अब भाई सिंपल सा देखिए, कभी भी अगर गवर्नमेंट समुदाय में देखिए तो गांव में जिसके आर्थिक रूप से जो संपन्न है, इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग है, उसकी बात लगभग सामान्यतः सब लोग मान ही लेते हैं। और ऐसा शहरों में कम देखने को मिलता है, लेकिन गांव में ज्यादा देखने को मिलता है कि अगर आर्थिक रूप से संपन्न है आप, तो आपकी बात सामान्यतः गांव के लोग मान लेंगे। तो वही यहाँ पर भी फार्मूला चलता था, लोगों को पदाधिकारी बनाया जाता था और उनकी बातें लोग मानते भी थे। अब इसके बाद इसमें लगभग सभी जातियों के लोग होते थे, लेकिन कुछ जातियां जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था वे नहीं होती थी, उनके लोगों को नहीं रखा जाता था। अब मुखिया पे आते हैं कि मुखिया कौन होता था। भैया तो हमारी पंचायत हो गई, अब इस पंचायत का एक मुखिया होता था। भाई ये तो पदाधिकारी हो गए आपके। इन पदाधिकारियों के साथ में जो भी चीजें हैं उनमें एक व्यक्ति विशेष होगा जो सबको गवर्न करेगा, जिसके सिस्टम से सबको चलना पड़ेगा। वो कौन होता था? वो होता था मुखिया। मान लीजिए इसमें से आपने 5 मेंबर चुन लिए, ठीक, 5 मेंबर के साथ साथ अब आपको कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि ये पांचों भी निरंकुश ना हो जाए। तो ऐसा तो हो सकता है हम जिसको चाहे उसके पक्ष में निर्णय दे दे, तो इसके लिए कोई एक और मुखिया हो जाता था। मुखिया पर इनका और इन पर मुखिया का नियंत्रण हो जाता था। ऐसे क्या होता था, सिस्टम जो होता था, व्यवस्था जो होती थी, वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाती थी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है बच्चों, 1 मिनट का टाइम लिया मैंने। तो इसमें कुछ अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों को नहीं रखा जाता था, उनके लोग पदाधिकारी या मेंबर में नहीं होते थे। और अब हम मुखिया को देखेंगे कि इनका चुनाव कैसे होता था। यहाँ पर तो हमने देखा बुजुर्गों का जमावड़ा है और इनमें से कुछ लोग पदाधिकारी हैं जो इसकी व्यवस्था को मेंटेन करते हैं। लेकिन जो एक मुखिया है गांव का, जिसका पंचायत से संपर्क है, पंचायत का मुखिया से संपर्क है, पंचायत मुखिया की सहमति से चलती है, और सामान्यतः इन सब को मिलाकर सबसे ज्यादा अधिकार मुखिया के पास होते हैं। तो इस मुखिया का चुनाव कैसे होता था, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो होता था, इसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। मुकद्दम या मंडल भी कहते थे। इसका चुनाव भी जो बुजुर्ग होते थे गांव के, इनकी सहमति से होता था। ठीक, यानी जब इनकी इच्छा होती थी, इनकी सहमति होती थी, या यूं कह लीजिए इनकी अनुमति से होता था। ठीक, जिस व्यक्ति को ये चाहते थे वो मनोनीत होता था। निर्वाचन की कोई प्रक्रिया नहीं थी कि मतदान किया जाए, वोट डाला जाए, फिर इस व्यक्ति का चुनाव हो, ऐसा नहीं था। मनोनयन होता था, यानी सभी लोग विचार बनाए, निर्णय लेकर कि उनको बनाया जाता और बना दिया गया। इस तरह से इनकी अनुमति से होता था इसका चुनाव। चुनाव में मुखिया चुने जाने के बाद व्यक्ति को जमींदार से अनुमति लेनी होती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। जैसे अनुमति क्या कि भाई अब जमींदार है, वहां पर एक गांव में जमींदार है, और सामान्यतः गांव में जमींदार कहाँ होते थे, कई 3-4 गांव 5 गांव को मिला के एक जमींदार होता था। तो इस जमींदार के पास 6 गांव है, A, B, C, D, E, F। तो मान लीजिए अभी बी में किसी नए व्यक्ति को मुखिया बनाया गया, तो इसे जाके इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी मुखिया चुनने का। तो बताना पड़ता था कि जमींदार साहब, मुझे अपने गांव का मुखिया चुना गया है, अब गांव से संबंधित जो भी कार्य होंगे वो मेरे माध्यम से आप करिएगा। ठीक, ये सूचना उनको देनी पड़ती थी। अनुमति के नाम पर एक सूचना एक तरह से थी, उनको प्रेषित की जाती थी कि जमींदार को ये पता चल जाए कि यहाँ पर कोई नया मुखिया आ गया है। इनसे अनुमति मिल जाने के बाद ये आकर अपना कार्यभार ग्रहण कर लेते थे, और मुखिया के जो भी कार्य होते थे उनको करने में आरंभ कर देते थे। इनका जो कार्यकाल होता था, जिन बुजुर्गों ने चुना है, जब तक
इनके ये विश्वास पात्र होते थे। तब तक ये मुखिया के पद पर रहते थे। विश्वास समाप्त, पद वापस। ठीक, ये होती थी इनकी स्थिति। अब इसके बाद जो पंचायत होती थी, इसका खर्चा कैसे चलता था? भाई जो भी सदस्य हैं, इसके जो भी मेंबर हैं, वो अपना जो भी खर्चा होगा सिस्टम का, मैनेजमेंट का, बैठक का, जो भी चीजें होती हैं, या किसी को सहयोग करना है, तो ये सारा खर्चा कैसे चलता था, हम लोग इस पर बात करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पंचायत का खर्चा, इनका खर्चा कैसे चलता था और इनके कार्य क्या होते थे। ठीक, ये देख रहे हैं। तो इनका खर्चा जो गांव आय होती थी उससे चलता था। आय क्या होती थी? जब गांव की पंचायत है, गांव का मुखिया है, तो ये दोनों मिलकर टैक्स लगाते हैं, कर लगाते हैं। कर किस पे लगेगा? जनता पर। जनता कौन? कृषक। इस पर कर लगाया। अब ये कर इनसे लेने के बाद इसका 10% पंचायत के खाते में चला जाएगा, इनका जो खजाना होगा उसमें चला जाएगा। मान लीजिए कभी कभी 20 होता था, बाकी 80% उस जमींदार को चला जाएगा। भाई जमींदार डायरेक्ट तो कलेक्ट करने आएगा नहीं, तो मुखिया के माध्यम से कलेक्ट करवाएगा कर, ये भी भू राजस्व होगा, और उसके बाद 80% वहां चला जाएगा, 20% यहाँ रहेगा। इस 20% से इस पंचायत के कार्यों का खर्चा चलता था। ठीक है, और इसकी सामान्यता आवश्यकता तब ज्यादा पड़ती थी जब कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी। प्राकृतिक आपदा आ जाए, ऐसे दौर में इसकी आवश्यकता अधिक। मान लीजिए बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, या गांव में आग लग गई, तो ऐसे में क्या करती थी पंचायत कि वह अपने खजाने से प्रभावित लोगों की मदद कर देती थी। यानी कि एक लोकल लेवल पे एक तरह का सिस्टम था, गवर्नमेंट सिस्टम, जो उनको गवर्न भी करती थी और उनकी मदद भी करती थी। समझना हमको सिर्फ इतना है इस ग्रामीण समुदाय से कि जो आज की आधुनिक व्यवस्था चल रही है वो कोई बहुत बड़ी या नई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में ग्रामीण व्यवस्थाएं इतनी सुदृढ़ और व्यवस्थित थी, इतने बड़े स्तर पर थी, इतने बेहतर व्यवस्थित स्तर पर थी, जो अपने नागरिकों के हितों के लिए, हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को करती थी और कार्यों के माध्यम से उनका सहयोग करती थी। हमको इससे यही सीख लेनी है, यही समझना है ग्रामीण समुदाय से। ठीक, इस समय इनकी मदद करते थे। और इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था कि उस समय जाति प्रथा का कड़ाई से पालन कराना। जैसे पंचायतों की निगरानी होती थी, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में जब विवाह होते थे, तब ये पंचायत के लोग उसकी निगरानी करते थे कि कहीं कोई एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में विवाह तो नहीं करना है। अगर करता था तो ऐसे में उसको निकाल दिया जाता था उस समाज से और समुदाय से। यानी इसका दूसरा काम क्या था? जाति व्यवस्था को अनुपालित कराना या जाति व्यवस्था का पालन करवाना। ठीक है, उसके बाद छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, आपसी विवाद जो होते थे, जमीन को लेकर के, घर के मकान को लेकर के, या गाय जानवर भैंस जो भी है उनको लेकर के, किसी तरह का छोटा मोटा विवाद किसी लेन देन को लेकर के हो जाता था, ऐसे में इनका निर्णय होता था। ये इसका निर्णय करते थे, फैसला देते थे। साथ ही साथ इस निर्णय के साथ जुर्माना भी लगाते थे। ठीक, अगर किसी तरह को लगता था कि इन्होंने बेईमानी की है, बाजार में सामान कम तोला है या कुछ भी ऐसा है, तो वैसे में वो उस ग्राहक के, उस दुकानदार के ऊपर जुर्माना आदि भी लगा सकते थे। तो एक तरह से जाति प्रथा का कड़ाई से पालन कराना,
छोटे मोटे विवादों को सुलझाना, ठीक, इस पर ये निगरानी का कार्य करते थे। इन सभी मतलब छोटे स्तर पर ग्रामीण अंचल में जिनकी व्यवस्था लोकल जो है सिस्टम देखता था, ग्रामीण समुदाय की जो पंचायत थी वो देखती थी, वही आज जैसे सिस्टम नहीं है, आज वर्क नहीं कर रहा है। तो यही कारण है कि छोटे छोटे विवाद कचहरी में पहुंच जाते हैं, न्यायालय पहुंच जाते हैं, जिससे विवादों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। अगर उन्हें स्थानीय स्तर पर निपटा लिया जाए तो शायद संख्या इतनी ना बढ़े। तब क्या होता था, उन्हें स्थानीय स्तर पर सुलह समझौते के माध्यम से या जुर्माने के माध्यम से वहीं पर निपटा दिया जाता था, जिसके कारण विवादों की संख्या क्षेत्रीय या प्रादेशिक न्यायालयों तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पाती थी, वहीं पर निपट जाते थे। ये था इनका न्याय व्यवस्था का कार्यक्रम, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा ग्रामीण समुदाय क्या है, एक बड़ी श्रृंखला है, एक बड़ा सिस्टम है जो अलग अलग तरह से विभाजित होने के बावजूद भी बेहतर ढंग से कार्य करता है, अपने क्षेत्र के नागरिकों, अपने गांव के नागरिकों के विकास का कार्य करता है, उनकी समय समय पर मदद करता है। इस तरह का हमारा ग्रामीण परिवेश था 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने किसानों को तो देख लिया, इसके बाद जब देखेंगे तो देखेंगे किसान के साथ साथ यहाँ पर कुछ दस्तकार लोग हैं। दस्तकार मतलब कारीगर, कारीगर या कामगार, जो कृषि कार्य नहीं करते हैं लेकिन उनका जीवन दूसरे कार्यों से चलता है, तो उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। किसान, मुखिया, जाति प्रथा, इन सब के साथ साथ यहाँ पर एक और इकाई है जिसका नाम है दस्तकार। दस्तकार इस श्रेणी के अंतर्गत नाई, बढ़ई, लुहार, सुनार, कुम्हार, माली, ठीक, धोबी, कहार, ठीक, एक्सेट्रा, तो आदि आते हैं। ये क्या होते थे, ये किसानों पर निर्भर थे। जैसे नाई बाल काटना, बाल काटने का काम करता था। बाल काटने के साथ साथ ये है जजमानी चलाता था। जजमानी क्या होती थी अब देख लेते हैं। पहले समाज में जजमानी प्रथा थी। व्यक्ति क्या था, कृषक था। तो कृषक के यहाँ फसल कब पैदा होती है, प्रतिदिन तो होती नहीं है, भाई निश्चित समय होता है, निश्चित समय पर होता है उत्पादन, ठीक। अब निश्चित समय पर उत्पादन हो रहा है लेकिन उसको बाल तो रोज मतलब महीने में तो एक दिन कटवाना ही पड़ सकता है। बढ़ई से लकड़ी का सामान कभी कभी भी लेना पड़ सकता है। लोहार से हल, कुदाल, फावड़ा, खुरपा जो भी है ये सब कभी भी लेने पड़ सकता है। सुनार से भी आभूषण वगैरह कभी भी लेने पड़ सकते हैं। कुम्हार से बर्तन मोस्टली लेने ही पड़ेंगे। माली वगैरह जो है फूल आदि इनसे तो पूजा के लिए आते ही हैं। धोबी कपड़े धुलाना, मान लीजिए ये धुलने का काम करते हैं तो इनसे भी रेगुलर काम पड़ेगा। कहार, डोली वगैरह उठाना या जो भी चीजें होती हैं तो इनका काम रेगुलर पड़ता था, इनकी आवश्यकता निरंतर पड़ती थी। लेकिन क्या कोई कृषक प्रतिदिन किसी को पैसा दे सकता है? नहीं, क्योंकि उसका उत्पादन तो 3 महीने पे 6 महीने पे एक बार होता है। तो ऐसे में क्या किया गया कि जजमानी प्रथा हो गई और ये सबको बना दिया गया, कृषक हो गए जजमान और ये सब हो गए इनकी व्यवस्थाओं में मदद करने वाले। अब ये जो जजमानी प्रथा है इसमें ये अपना कार्य करते रहेंगे इस कृषक के लिए। ये कृषक इनको जब फसल उत्पादित होगी, फसल तैयार होगी तब इनको इनका हिस्सा दे देगी, मतलब हिस्सा इनका दे दिया जाएगा। तो ये होते थे दस्तकार जो अपने छोटे मोटे कार्यों को जो करते थे उसके बदले में इनको खाने के लिए अनाज दिया जाता था। कृषक वर्ग की मदद करते थे ये अपने कार्यों से, अपनी वस्तुओं से, और कृषक इनके बदले में इनको अनाज देता था। इस प्रथा को जजमानी प्रथा भी कहते हैं। जजमानी आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे ब्राह्मण का कार्य पूजा पाठ करवाना, तो इसमें भी जजमानी प्रथा चलती थी। ये भी जजमान होते थे। ये क्या करते थे कि ये अपना समय समय पर पूजा पाठ कार्यक्रम करवाते हैं और जब फसल पैदा होती तब कृषक इनको गेहूं, चावल जो भी होता था दे देता था, ठीक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय ग्रामीण समुदाय में दस्तकार जो थे उनकी यह स्थिति थी कि वो जजमानी प्रथा से बंधे हुए थे और जब फसल उत्पादित होती थी तब इनको इनका हिस्सा दे दिया जाता था, अग्रिम या पूर्व का बकाया, जिससे
ये अपना कार्य इनके साथ करते रहते थे और एक दूसरे पर निर्भरता बनी रहती थी। ठीक है, तो हम देख ले अगर पहले समय में, तो आज आधुनिकता के दौर में हमने डेवलपमेंट बहुत किया, लेकिन फिर भी हम दूसरों पर डिपेंड है। लेकिन पहले क्या होता था, एक गांव अपनी सारी आवश्यकताएं अपनी लोकल लेवल पे पूरी कर लेता था, चाहे वो इनसे हो और चाहे इनसे हो। यानी हम एक तरह से आत्मनिर्भर थे, लेकिन आधुनिकता ने, यूरोपियन कल्चर ने हमारी आधुनिकता को आघात पहुंचाया, आत्मनिर्भरता को आघात पहुंचाया और उसके बाद हम दूसरों पर निर्भर होते चले गए। ठीक है, तो इस तरह से दस्तकार हो गया। फिर अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।